मेरे यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, ये चैप्टर आपको बताएगा सेक्टर्स के बारे में, यानी कि ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप्स इसका मतलब होता है। ठीक है, ग्रुप्स के बारे में ये चैप्टर आपको बताएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इन बेसिस पे क्या किया गया है, सेक्टर्स यानी कि ग्रुप्स, इंडिया की जो इकोनॉमी है, पैसा है जिसके थ्रू पैसा आ रहा है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, जो आप 8th क्लास से आई थिंक पढ़ते हुए आ रहे हैं। नई चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और एक है ओनरशिप, किसको ओनरशिप मिलती है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी जिसके थ्रू आपको जो कि कंसर्न हो, किसके थ्रू, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हैंस अर्निंग द इनकम हम उससे इनकम कमाएं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर पे, प्राइमरी सेक्टर का मतलब है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एज इट इज़ यूज़ करते हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इसलिए हम इसको एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर भी हम इसको बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स होंगे तभी हम अपने लिए रिसोर्सेज अप्लाई कर पाएंगे, और प्राइमरी सेक्टर होगा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, इसी वजह से सेकेंडरी सेक्टर आ पाएगा, प्रोडक्शन हो पाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर होगा, फिशिंग होगी, माइनिंग होगी, फॉरेस्ट्री आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके थ्रू, इसका मतलब होता है ये इंक्लूड करेगा वो एक्टिविटीज़ जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग करता है बेसिकली। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसी वजह से इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स बनाना, यानी कि जब हम इंडस्ट्री में कार की देखो, कार को हम नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिला के बनाते हैं। जब कार एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी का दर्जा देते हैं। ठीक है, क्लोथ मेकिंग, जब क्लोथ हमारा बन जाता है, कॉटन जब ग्रो होता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। इसी का हम यूज़ करके जब कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं, इसी को हम सेकेंडरी सेक्टर में ले आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो इंक्लूड करेगा ऐसी एक्टिविटीज़ जो, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक चीज़ है, कार। ठीक है, कार है, सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ट्रांसपोर्ट करवानी है, यानी कि कार नहीं लेते हैं, सपोज कुछ ऐसा मटेरियल ले लिया जैसे कि फ्लावर्स है, प्लांट्स हैं, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाने हैं, तो इस ट्रांसपोर्टेशन को और इस बायर को, ठीक है, टर्शरी सेक्टर कहते हैं। इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो, एक बात याद रखना, टर्शरी सेक्टर में जो शॉप्स हैं वो भी टर्शरी सेक्टर्स में ही आ जाएंगी, क्योंकि ये भी तो खरीदारी कर रही हैं। अगर कंज्यूमर डायरेक्ट खरीदता है प्रोड्यूसर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से कंज्यूमर डायरेक्ट खरीदता है, तो ये तो डायरेक्ट वाला हो गया मामला। ठीक है, इसमें हम टर्शरी सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टीचिंग, ये सारे रोल किसके हैं, टर्शरी सेक्टर के हैं। इंटरडिपेंडेंस, अब ये क्या होते हैं ना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर सपोज कर लो प्राइमरी सेक्टर नहीं होता है तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें नहीं मिलेंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमें नहीं मिलेंगे तो हमें सेकेंडरी रिसोर्सेज बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सेकेंडरी नहीं होगा, बीच का नहीं होगा, तो प्राइमरी सीधा टर्शरी से तो मिलकर बनेगा नहीं। टर्शरी नहीं होगा तो फिर हम किसी तक चीज़ों को नहीं पहुँचा सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जैसे कि अब देखो कॉटन है। ठीक है, कॉटन है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, कॉटन ग्रो किया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में देखो क्लोथ बन रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा शॉप में बिक जाता है, और शॉप क्या होगा, ये हमारी टर्शरी सेक्टर का पार्ट हो जाती है। हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। हम किस तरीके से काउंट करते हैं और अपना जीडीपी किस तरीके से काउंट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड वो होता है जो हमें मतलब जैसे कि कार है, कार बन के तैयार होकर हमें मिल चुकी है, वो हो गया, सोल्ड हो चुकी है मार्केट में, उसको हम फाइनल गुड कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर जो है अपने लिए यूज़ कर रहा है, प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, उनको ही हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। नट्स प्लस मिल्क प्लस व्हीट प्लस शुगर, ये फाइनल गुड है, ये सारे इंटरमीडिएट गुड है। इनके ये बीच में यूज़ किए गए हैं बनाने के लिए। नट्स के साथ मिल्क को मिला दिया, व्हीट को मिला दिया और इसको मिला दिया, तब जाके एक बिस्किट तैयार हो रहा है जिसको हम फाइनल गुड बोलते हैं। इंटरमीडिएट गुड मिल्क, नट्स, व्हीट वगैरह हो जाता है। Different goods produced in a sector may be measured in different units like kg, liters, etc. Hence cannot be added together. चीज़ों को हम एक साथ नहीं ऐड कर सकते हैं. Therefore, to find the total production of a sector, the monetary value of goods and services is added up rather than adding up the actual numbers. अब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वीट अगर 50,000 kg है और प्राइस ₹8 है पर kg, तो हम इतना लेंगे उसका टोटल प्रोडक्शन। वीट में जो बनाने के लिए यूज़ किया गया है उसका हम प्रोडक्शन नहीं मानते। प्रिकॉशन टू बी टेकन, सारे फाइनल गुड्स का ही, जो कंज्यूमर के पास जो फाइनल गुड जा रहा है उसी का ही हम टोटल प्रोडक्शन में एडिशन करते हैं। जैसे वीट है, वीट के थ्रू बन रहा है हमारा बिस्किट, तो वीट का पैसा हम नहीं लगाएंगे, खाली बिस्किट का पैसा लगाएंगे। ओनली फाइनल गुड्स का ही हम क्या लेते हैं, इंटरमीडिएट्स को हम नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के पास जो आ रहा है उतने ही पैसे को हम काउंट करते हैं। ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाएगी, इस वजह से हम नहीं करते हैं।
जीडीपी होता है हमारी विद इन द कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसका सम, उसका पैसे का सम कहलाता है जीडीपी, और वो विद इन द कंट्री होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। चेंज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स, अब जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड होती जाती हैं तो वो इंडस्ट्रीज वगैरह बनाती जाती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर यूजुअली ज़्यादा ओल्ड टाइम्स में ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग काम करते थे, क्योंकि ज़्यादा डेवलप नहीं थी कंट्री। अब जब डेवलप होती जाती है तो इनिशियल स्टेजेस भी डेवलप होते जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन शिफ्ट होता गया प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी में। अब शिफ्ट क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ शेयर ईच जीडीपी जो है अब क्या हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी होने लगा। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट के केस में देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूस, मैक्सिमम पीपल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी तो इंक्रीज होता रहा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज़्यादा था ना वो प्राइमरी में अभी भी था। जैसे कि अगर हम जीडीपी देखते हैं तो जीडीपी यहाँ पे 1973 एंड 2003 की दे रखी है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ डिक्रीज एंड दैट ऑफ टर्शरी सेक्टर हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अब जो देखो टर्शरी सेक्टर देखो कितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ाया है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा बिल्डअप होती जाती हैं, ठीक है। अब टर्शरी में भी इंक्रीजमेंट आया है, लेकिन यहाँ देखो जीडीपी में प्राइमरी में भी इंक्रीजमेंट आया है और सेकेंडरी में भी आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आया है जीडीपी पे इंक्रीज वो आया है टर्शरी सेक्टर्स में। विच सेक्टर डू यू थिंक हैज़ ग्रोथ द मोस्ट, कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से फ्यू ईयर्स में ज़्यादा ग्रोथ किया है, ठीक है, जीडीपी में। तो हम देख सकते हैं टर्शरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हुआ है। प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है 1/4 ऑफ द जीडीपी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कंपेरेटिवली प्राइमरी से। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अभी भी कहाँ ज़्यादा है, एम्प्लॉय कहाँ पे ज़्यादा है लोग, जीडीपी तो चलो टर्शरी का बढ़ रहा है लेकिन कम है लोग, तब भी जीडीपी सबसे ज़्यादा किसका है, टर्शरी का है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्यों है यहाँ पे, अभी हम बताएंगे रीजन। प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉय करता है मोर देन हाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। सेकेंडरी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत कम। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर में। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, स्टिल कंटिन्यू टू एम्प्लॉय मैक्सिमम नंबर। अब क्या होता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, एक्सप्लेन हम इस रीज़न से कर सकते हैं। देखो इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए नहीं बनाई जा रही हैं सेकेंडरी और टर्शरी में, और अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि लोग जहाँ 5 लोगों की ज़रूरत है प्राइमरी सेक्टर में, वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं और पैसा उतना नहीं आ रहा है, कुछ आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस काम जो है बढ़ रहा है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही है हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉय करता है ज़्यादा, एग्रीकल्चर रिक्वायर करता है, और वही प्रोडक्शन इसकी वजह से गिरेगा नहीं अगर लोगों को कम कर दिया जाए, ठीक है। इन दिस सेक्टर पीपल अपीयर टू वर्क बट दे आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल, ठीक है। फुली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं लोग यहाँ पे, अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है। व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू इन दिस, लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन चीज़ों में, ठीक है, तो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकती है। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब वर्किंग सेक्टर्स में क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वही जिसमें आपकी सिस्टम के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट जो है रेगुलेशंस करवाता है, यानी कि आपका सिस्टम, आपको कभी भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर, अगेन प्राइवेट सेक्टर मान लो इसको, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, कभी भी आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है, कोई लॉज इसलिए नहीं बनाए जाते, प्राइवेट मान लो इसको, ठीक है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम बेसिस देखें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का, तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, पक्का नहीं होता प्राइवेट में कि इतना वर्किंग और हो जाए। तो ओवर टाइम वेजेस पेड की जाती है, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम पेड नहीं किया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर इशू करवा दो तो आपको अपॉइंटमेंट, आपको जो है सैलरी फिर भी मिलेगी, ठीक है, फिक्स्ड डेट पे मिलेगी, लेकिन इरेगुलरिटी में मिलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होता है, रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे लोगों की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। बेनिफिट्स भी लोगों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज में मिलते हैं। तो अनऑर्गेनाइज लोगों को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, इन रूरल एरियाज पीपल लाइक कॉबलर्स, स्मॉल वीवर्स वगैरह, इनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाते हैं और इनको प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। इनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट के साथ, कम इंटरेस्ट के साथ, और प्रोवाइड करते हैं इनको इनपुट्स, ठीक है, जिससे ये अपना काम कर सकें। स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें और मार्केटिंग की, ठीक है, इन सारी चीज़ों की। अर्बन एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं, इनको लो रेट पे ही देंगे, सपोर्ट करेंगे इनको मार्केटिंग में, हेल्प करेंगे इनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने में। फिर आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स, एसेट्स की ओनरशिप के अकॉर्डिंग। पब्लिक सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है। ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स में रहता है प्राइवेट में, बट इसमें क्या रहता है, सारे गवर्नमेंट के हैंड में रहता है चीज़ें, ठीक है। इसमें जो है MTNL, इंडियन रेलवेज, और इसमें रिलायंस, किंगफिशर, ये जो है प्राइवेट जो है गवर्नमेंट और प्राइवेटली होता है, ज़्यादा प्राइवेट के हैंड्स में होता है। ये हमारा चैप्टर था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10th का ये चैप्टर था। वन शॉट में हम लोगों ने देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।